नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग विश्व इतिहास का जो लेक्चर चल रहा था जीएस फर्स्ट पेपर का, तो उसी सीरीज़ में हम लोग पूंजीवाद देख रहे थे, कैपिटलिज्म को देख रहे थे और उसी से संबंधित चीज़ों में जो यह चैप्टर है उसके आगे की चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें लगभग 12 से 13 पेजेस थे, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6 या 7 पेजेस तक देख लिए थे। आज बाकी की चीज़ों को अब हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। यह लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आज आप लोगों को इसकी पीडीएफ पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका चल रहा है यूपी पीसीएस मेंस, बीओ मेंस और सभी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए औद्योगिक क्रांति की बात कर लेते हैं। तो देखिए 18वीं सदी के मध्य में जब औद्योगिक क्रांति का विकास प्रारंभ हुआ तो उस समय जो समाज में स्पष्ट रूप से जो दो वर्गों में बटा हुआ था, एक देखिए मजदूर वर्ग था, एक उद्योगपति वर्ग था। भाई सीधी सी बात है जी, जो उद्योगपति थे वो खुद तो काम करेंगे नहीं, काम करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे। तो समाज जो है, समाज में दो वर्गों में विभाजित था। इसी समय मजदूरों के अधिकारों और कल्याणों को लेकर अनेक विचारधाराओं का विकास होता है। भाई कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि जो मजदूर वर्ग है भाई उनका शोषण होने लगा, तो उनके कल्याण की बातें कही जाने लगी, ठीक है। जिसमें उदारवाद, समाजवाद ये बहुत ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। उदारवाद और समाजवाद में इस बात को लेकर समानता है कि दोनों मजदूर अधिकारों की बात करते हैं, उनकी समानता की बातें करते हैं, लेकिन उदारवाद राज्य के अधिकारों में वृद्धि और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अधिक अधिक बल देता है, जबकि यहाँ व्यवसाय की स्वतंत्रता कई बार मजदूरों के अधिकारों को सीमित कर देती है। इन्हीं कारणों से उदारवाद से जुड़े मजदूरों का मोहभंग होने लगता है, ठीक है। आगे चीज़ें क्या बढ़ती है कि जैसे 15वीं 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगतिशील विचारों का विकास होता है, जिसे हम सामंतवाद की जगह राष्ट्र राज्य का विकास होता है। समाज में जटिलता का निरंतर चीज़ें कम होने लगती हैं, अर्थव्यवस्था में खुलापन दिखाई देने लगता है, ठीक है। धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में विज्ञान एवं तर्क, मानवतावाद विचारों का विकास आदि के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके प्रभावों से क्या होता है कि 18वीं सदी के मध्य से समाज को व्यवस्थित रूप विकसित होने में मदद मिलती है। अब विभिन्न देशों में समाजवादी विचारों का विकास कैसे हुआ है तो उन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। तो देखिए समाजवादी आंदोलन के विकास में इतिहास में ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है, चूँकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही यहीं होती है, तो पूंजीवाद का प्रारंभिक स्वरूप भी यहीं विकसित होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पहली बार अर्थव्यवस्था और उसके कारण शोषण, जो सामाजिक शोषण है उसकी आलोचना हुई। भाई कहीं ना कहीं जहाँ मजदूर लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका शोषण वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों की भी आलोचना हमें दिखाई पड़ती है और समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन होता है, ठीक है। इंग्लैंड में प्रारंभ से ही परिवर्तन के तत्वों को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा विकसित होने का मौका मिलता है। इस कारण भी समाजवादी आंदोलन जो रहता है इसकी प्रारंभिक शुरुआत जो है ब्रिटेन से ही होती है। ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवन को यूरोप के समाजवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवन को यूरोप के समाजवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। अपने विचारों के तहत ओवन समाज के सभी वर्गों के सहयोग पर आधारित छोटे छोटे आत्मनिर्भर समुदायों की स्थापना की बात कहते हैं, कि मतलब छोटे छोटे समुदायों का विकास होना चाहिए और सभी वर्गों का एक दूसरे के प्रति सहयोग होना चाहिए। टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक राइट्स ऑफ मैन में अपने समाजवादी विचारों को रखा है। उनके प्रमुख विचारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से विचार हैं। तो पहला टॉमस पेन क्या कहते हैं कि भूमि का सामाजिकरण होना चाहिए, अर्थात भूमि पर व्यक्तिगत की जगह समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी भूमि है उसका सभी लोगों को उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, सभी लोगों को सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, ना कि एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर व्यक्ति का होना चाहिए, ठीक है, वह भूमि। देखिए टॉमस पेन और क्या कहते हैं, इन्होंने मजदूरी की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए हैं कि जैसे
मज़दूरों को वृद्धावस्था पेंशन, प्रसवकालीन अवकाश, ये सारी चीज़ें टॉमस पेन कहते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या आती है कि अगली चीज़ रॉबर्ट ओवन और टॉमस पेन के विचार सैद्धांतिक स्तर पर तो प्रसारित हुए, परंतु व्यवहारिक स्तर पर भी इनसे श्रमिकों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा। देखिए विचार होते हैं, अब अगर उनको लोग धरातल पर अगर मानेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा ही टॉमस पेन और रॉबर्ट ओवन के विचारों से होता है। तो इसका श्रमिकों को लाभ नहीं होता जिनके लिए ये बातें कही जाती हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इनके विचारों से सुधारों की बात की गई, पर इसे कैसे किया जाए ये भी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। इस संबंध में स्पष्ट दिशा और कार्य प्रणाली का अभाव भी हमें दिखाई देता है कि भाई क्रियान्वित कौन करेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। फिर भी इनके विचार आगे चलकर ब्रिटेन में होने वाले मजदूर आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। 1830 के दशक में ब्रिटेन में हुए चर्चिस्ट आंदोलन या मजदूर आंदोलन को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। अब देखिए फ्रांस में समाजवाद के किस तरीके से क्या चीज़ें चली उनको देख लेते हैं। तो देखिए 18वीं सदी में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव होता है, ठीक है। और इस परिवेश में यहाँ समाजवाद का विकास होता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के पीछे काउंट सेंट साइमन का आधारभूत योगदान रहा होता है। एक व्यक्ति हैं काउंट सेंट साइमन, जिन्हें फ्रांसीसी समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिश्चियनिटी में अपने समाजवादी विचारों को विश्लेषित करते हुए वैज्ञानिक पद्धति पर समाज के पुनर्गठन की बात कहते हैं। एक तरह से मार्क्स के विचारों पर भी सेंट साइमन का प्रभाव माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स ने आगे चलकर वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं। पर दोनों में यह मूलभूत अंतर होता है कि अपने विचारों से श्रमिक सुधारों की बात करते हैं, लेकिन समाज का नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ में दे देते हैं। वहीं जैसे देखिए जो साइमन रहते हैं, साइमन श्रमिक सुधारों की बात करते हैं, लेकिन जो समाज का नियंत्रण है वो पूंजीपतियों के हाथ में देते हैं। जबकि मार्क्स अपने विचार क्या बोलते हैं, मार्क्स कहते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर समाज का पुनर्गठन कर समाज का नियंत्रण मजदूरों को देना चाहिए। मतलब सभी को जो उनके अधिकार हैं वो मजदूरों को मिलने चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को। साइमन के विचारों के प्रभाव से फ्रांस में मजदूर आंदोलनों का भी विकास होता है। उदाहरण के लिए यहाँ के बुनकरों में संगठित होकर संघर्ष करने की भावना भी प्रसारित होती है। साइमन के अतिरिक्त यहाँ के दूसरे समाजवादी विचारक ब्लॉक हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर के माध्यम से विभिन्न तरीकों से मजदूर सुधारों की बात करते हैं। इन दोनों विचारकों तथा अन्य घटनाक्रमों के प्रभाव से फ्रांसीसी समाजवाद जो है निरंतर विकसित होता चला जाता है और इसने आगे की कई घटनाओं को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं फ्रांस में। अब देखिए जैसे जैसे जर्मनी का एकीकरण के समय 1870 और 71 में जब प्रशा और फ्रांस में युद्ध होता है, तब इसी युद्ध में फ्रांस की हार हो गई होती है। हार के पश्चात कुछ समय के लिए सत्ता पर मजदूर संगठनों का प्रभाव स्थापित होता है, हालांकि उसे बाद में हटा भी दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी में समय में भी श्रमिकों ने उस समय गणतंत्री सरकार पर अपना प्रभाव बनाया था, ठीक है। अब देखिए जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जर्मनी में समाजवादी विचारों के प्रसार में यहाँ के महान दार्शनिक रहते हैं विचारक हीगल। तो हीगल की भूमिका जर्मनी में महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक की अवधारणा हीगल के विचारों से ही प्रेरित होती है। परंतु मार्क्स के विचार क्या थे कि भाई जो मजदूरों के अधिकार हैं वो मजदूरों को मिलने चाहिए, पूंजीपतियों के हाथ में नहीं मिलने चाहिए। परंतु दोनों में अंतर दिखाई देता है। हीगल के अनुसार सभ्यता या इतिहास के विकास क्रम में एक द्वंद्व के रूप में दिखाई पड़ता है। भौतिकता या अर्थ की सत्ता रही है, ठीक है। हीगल के विचारों से जर्मनी समाजवाद का प्रारंभिक रूप तैयार होता है, लेकिन इसे व्यापक आधार मार्क्स के विचारों द्वारा ही मिलता है। मार्क्स के विचारों से जर्मन साम्राज्यवाद में 1875 ईस्वी में यहाँ हर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होती है और इसी के नेतृत्व में आगे चलकर जर्मनी में समाजवाद आंदोलन का प्रसार होता है।
प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक यह जो पार्टी रहती है, पार्टी विश्व की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हिटलर के प्रभाव के कारण, विस्तार के कारण इसका प्रभाव कम हो जाता। तो कहीं न कहीं जर्मनी में भी जो एक समाजवादी पार्टियाँ बनी होती हैं, ठीक है? और चीज़ें स्थापित होती हैं, जैसे जो जर्मनी में हर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद तक हिटलर का कब्जा हो जाता है और हिटलर के विचार अधिक से अधिक प्रसारित होने लगते हैं, तो इसकी महत्ता कम हो जाती है। अब रूस की बात कर लेते हैं, तो देखिए रूस ही वह देश है जहाँ से समाज आंदोलन का जो समाजवादी आंदोलन है इसका विकास हुआ है, किसी सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचता है। रूस आरंभिक काल से ही एक निरंकुश राजतंत्री देश था। पहले क्या था? पहले निरंकुश राजतंत्री देश था, लेकिन 18वीं सदी के मध्य में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रसार होता है, तब रूस में भी औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पर यह प्रक्रिया जो रहती है स्वायत्त न होकर, ठीक है, एक बलात् प्रक्रिया मानी जाती है। इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि 1861 में यहाँ दास प्रथा समाप्त करके इन्हें मजदूरों के रूप में उद्योगों में लगाया गया है, लेकिन इन मजदूरों के हितों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हर प्रकार से इनका शोषण किया जाता है। इसी से निकल कर आती है आपकी समाजवाद की अवधारणा। समाजवाद का धीरे धीरे विकास होता है। लोग जो श्रमिक हैं, श्रमिक के अधिकारों की बात करने लगते हैं, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं, नए नए संगठन बनने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है? इन परिस्थितियों के कारण ही मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल का पहला विदेशी अनुवाद जो है रूसी भाषा में ही किया जाता है। इससे वैचारिक स्तर पर मार्क्स के विचारों को प्रसारित करने में काफ़ी मदद मिलती है। आगे चलकर मार्क्स के ही एक अनुयायी रहते हैं जॉन प्लेखानेव, ठीक है। तो जॉन प्लेखानेव ने 1883 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। इस स्थापना से यहाँ पर संस्थागत रूप से जो समाजवादी आंदोलन रहता है उसका विकास प्रारंभ होता है और 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनती है। इसके पीछे कारण यह रहता है कि इस पर मजदूरों के प्रभाव को बढ़ाना। अब देखिए थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई 1883 में हुई और जर्मनी में यहूदी विरोध के कारण इनका अधिकांश समय जर्मनी से बाहर बीता। इनके विचारों के प्रभाव से ब्रिटेन, रूस आदि में समाजवादी आंदोलन की तीव्रता मिलती है। मार्क्स ने 1848 ईस्वी में अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस घोषणा पत्र के माध्यम से बुजुर्गा वर्ग की सत्ता को समाप्त कर श्रमिकों को एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए आह्वान किया जाता है। 1848 ईस्वी में इस घोषणा पत्र का इस रूप में भी महत्व होता है कि इसके प्रभाव जो रहते हैं, इसके प्रभावों से ब्रिटेन में चर्चिस्ट आंदोलन या चर्टिस्ट आंदोलन या मजदूर आंदोलन होता है, ठीक है। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति आदि में मजदूर हितों की सक्रियता से भी बात की गई होती है। 1867 में क्या होता है कि मार्क्स की एक पुस्तक रहती है दास कैपिटल, यह प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में मार्क्स के विचारों को विस्तार पूर्वक रूप से वर्णन किया है, जो कि समाजवादी आंदोलन के आधार बनते हैं जाकर, ठीक है। आगे चीज़ें क्या हैं? कार्ल मार्क्स के विचारों को देख लेते हैं कि देखिए कार्ल मार्क्स के विचारों का मूलभूत आधार जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ साथ एक द्वंद्व या संघर्ष भी दिखाई देता है। द्वंद्व का इन्होंने क्या अर्थ दिया है? संघर्ष, कि यह द्वंद्व उत्पादन और वितरण के साधनों पर अधिकार को लेकर विभिन्न वर्गों का पारस्परिक संघर्ष है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जो वितरण के साधन है, ठीक है, जो उत्पादन के साधन है और जो वितरण के साधन है, भाई कहीं ना कहीं जो उत्पादन के साधन है हर आदमी का सोचना चाहता है कि मैं एक नई फैक्ट्री लगाऊं, अनेक लोगों को नियोजित करूं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करूं। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी, इन्हीं चीज़ों को लेकर संघर्ष एक चलता रहता है, लोगों के बीच में आपस में एक संघर्ष, जिसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। विभिन्न वर्गों का पारस्परिक संघर्ष है, अर्थात संघर्ष आर्थिक तत्वों को लेकर होता है जो कि
भौतिकतावाद पर आधारित होता है। इस द्वंद्व की समाप्ति मजदूरों की सत्ता। भाई सीधी सी बात है, आप सोच कर देखिए कि जैसे मान लीजिए यह आपके जो पूंजीपति वर्ग है, अभी ये चारों के चारों पूंजीपति आपस में लड़ रहे हैं अपनी फैक्ट्री लगाने को लेकर, अपने उत्पादन के साधनों को लेकर, अपने वितरण के साधनों को लेकर कि हम कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारी चीज़ों पर इन सबके बीच में एक प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। और बाद में क्या होता है, ये जो मजदूर वर्ग रहता है, मजदूर वर्ग हर तरीके से शोषण होता है। तो अब मजदूर वर्ग की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। मार्क्स के इतिहास में जो है मार्क्स इतिहास के भौतिकतावादी सिद्धांत या वर्ग सिद्धांत में अपनी इसी अवधारणा या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ही विस्तार से कहते हैं। वास्तव में मार्क्सवादी समाजवाद का आधार एक वर्ग विहीन, मतलब कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए समाज में, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की बात कहते हैं, जिसमें व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में कोई अंतर ना हो, ठीक है। अब देखिए मार्क्स के विचारों का प्रभाव देख लेते हैं, तो इसके वैचारिक प्रभाव देख ले। मार्क्स के विचारों के प्रभाव स्वरूप जो है दुनिया के समाजवादी आंदोलनों को एक मजबूत वैचारिक आधार मिला होता है, और इस प्रकार से मार्क्सवाद आधारित एक नई वैचारिक पद्धति ही विकसित होने लगती है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विविध क्षेत्रों में वैचारिक सिद्धांत निर्देशित होने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके वैचारिक प्रभाव थे। अब अगली चीज़ क्या है, संस्थागत प्रभाव को देख लेते हैं कि देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन जो हुआ था 1864 में लंदन में हुआ था। यह आंदोलन मार्क्स तथा ब्रिटेन, फ्रांस आदि के श्रमिक नेताओं की मदद से आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या रहता है, समाजवादी विचारों को संस्थागत रूप से प्रचारित और प्रसारित करना। इसके उद्घाटन भाषण में क्या होता है कि इसके उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने घोषणा की होती है कि मजदूरों की मुक्ति और श्रमिकों के हाथ में ही है। मतलब अगर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो ये आपकी शक्ति किसके पास में है, आपके खुद के पास में है, ठीक है। इसके लिए उन्हें संगठित होना होगा और पूंजीवाद का विनाश करना पड़ेगा। इसी सम्मेलन में नारा दिया जाता है, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं तथा कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इस सम्मेलन के यह जो सम्मेलन रहता है, इस रूप में भी उल्लेखनीय है कि इसे आगे के समाजवादी आंदोलनों के लिए संस्थागत रूप से वैचारिक प्रेरणा मिलती है। विशेषकर सम्मेलन का नारा था, दुनिया के मजदूर एक हो। यह आगे चलकर मजदूर संगठनों का केंद्रीय नारा भी बनता है जाकर, ठीक है। अब देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन 1889 पेरिस में संपन्न होता है। तो 1864 के जब जो संपन्न होता है प्रथम सम्मेलन, तो लगभग 25 वर्षों के बाद द्वितीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और मार्क्स की मृत्यु उस समय तक हो चुकी होती है, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का विशेष महत्व इस बात को लेकर भी था कि इसके माध्यम से आगे के मजदूर आंदोलनों के लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने पर जोर दिया जाता है। अब इस आंदोलन से सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए उनको देख लेते हैं कि जैसे ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सचिवालय की स्थापना होती है। सचिवालय साम्यवादी संगठनों के व्यवस्थित विकास में योगदान करेगा, यह बात कही जाती है, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। काम के लिए जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे, 8 घंटे निर्धारित किए जाएंगे। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया ताकि इससे माध्यम से मजदूर हितों के प्रति जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। सैन्यवाद, साम्राज्यवाद आदि का हर स्तर पर विरोध किया गया इस सम्मेलन के दूसरे साम्यवादी सम्मेलन के माध्यम से, और दुनिया के विभिन्न भागों में चल रहे साम्यवादी और स्वतंत्रतावादी आंदोलनों का समर्थन किया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने उद्देश्य रखे, ठीक है। तो यह आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है यूपीपीसीएस मेंस का, तो उसकी फ़ी भी कोरोना के कारण 50% कर दी गई है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।